सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह बिहार बोर्ड 2024 के लिए तैयारी कर रहे छात्र और छात्राओं के लिए रसायन शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आज हमारा जो चैप्टर है 4 रासायनिक बल गतिकी का ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अभ्यास करेंगे और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रासायनिक बल गतिकी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। और आज पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन, वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन है। मतलब 4 ऑप्शन है, इसमें कौन आर्हेनियस का समीकरण है। तो बच्चों आर्हेनियस का समीकरण होता है कि वेग स्थिरांक इज इक्वल टू आर्हेनियस फैक्टर e टू द पावर माइनस EA बाई RT। यहाँ E सक्रियण ऊर्जा होता है, T टेम्परेचर, A आर्हेनियस फैक्टर। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, डी सही जवाब है। सेकंड क्वेश्चन है, अभिक्रिया ए से बी हो रहा है, ए से बी बन रहा है। ए की सांद्रता सी और साम्य टी के बीच ग्राफ खींचने से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ए की सांद्रता 80 है और उस सांद्रता को समय के बीच अगर ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा। अभिक्रिया की कोटि होगी, तो अभिक्रिया का कोटि क्या होगा। अगर सीधी रेखा प्राप्त हो तो अभिक्रिया की कोटि होगी 0। ओके, अभिक्रिया की कोटि 0। थर्ड क्वेश्चन है, नाइट्रिक ऑक्साइड जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाता है। अभिक्रिया के लिए गति समीकरण, गति बराबर के नाइट्रिक ऑक्साइड के कंसंट्रेशन के ऊपर ट्वाइस है, Cl2 है। इस प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का मान बढ़ता है। इस अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का मान कब बढ़ता है। ए, तापक्रम के बढ़ने से, नाइट्रिक ऑक्साइड के सांद्रण को बढ़ाने पर, क्लोरीन का सांद्रण बढ़ाने पर, उपरोक्त सभी। तो गति स्थिरांक की बात आएगी। अगर स्थिरांक बोल रहा है, गति स्थिरांक, तो याद रखिए ये केवल तापक्रम पर निर्भर होता है। सो ए ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। गति समीकरण दिया गया है के इक्वल टू ये, इसके लिए प्रतिक्रिया की कोटि है। प्रतिक्रिया की कोटि निकालने के लिए सबसे बड़ी बात है कि इसके पावर को आप जोड़ देंगे। तो हियर पावर कैसे जोड़ेंगे, पावर जोड़ेंगे 3/2 माइनस 1/2, LCM 2, 3 माइनस 1, 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आर्हेनियस समीकरण में अंतःखंड बराबर होते हैं। आर्हेनियस समीकरण में अंतःखंड बराबर होते हैं ए सक्रियण ऊर्जा अपॉन आर ln k log 10 पावर a। सो ये देखिए अंतःखंड बराबर होते हैं ln a के बराबर। समीकरण k इक्वल टू आर्हेनियस फैक्टर, और ये दिया रहेगा के लिए कथन सत्य है। इस ऑप्शन के लिए 6th, तो के साम्य स्थिरांक है, बी ए अधिशोषण गुणांक है, सी ए सक्रियण ऊर्जा है, डी आर रेडबर्ग स्थिरांक है। तो बच्चों ए आर्हेनियस फैक्टर है, के वेग स्थिरांक होता है, नॉट साम्य स्थिरांक, ये वेग स्थिरांक, के आर्हेनियस समीकरण, ये सक्रियण ऊर्जा, और टी टेम्परेचर, आर जो है कांस्टेंट है 0.0821 इसका वैल्यू होता है। तो यहां पर ये जो है क्या है, सक्रियण ऊर्जा, बाकी सभी गलत है। 7, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसके सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है, तो सामान्यतः अभिक्रिया ए ऑप्शन में बहुत तेज होगी, बहुत धीमे होगी, सामान्य होगी, कोई नहीं। अगर सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है तो इसका अर्थ है कि अभिक्रिया धीमी गति से संपन्न होगी, बहुत धीमे होगी। तो सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अब प्रश्न है बच्चों 8th प्रश्न, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। ए ऑप्शन इज गतिज ऊर्जा, बी ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, सी ऑप्शन है सक्रियण ऊर्जा, डी ऑप्शन है आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए, जो भी अभिकारक अणु है, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो ये होता है बच्चों सक्रियण ऊर्जा, जिसको आप ई से सूचित करते हैं, ये होता है सक्रियण ऊर्जा। 9th, एक सक्रियत संकुल के विघटन के दौरान ऑप्शन ए है ऊर्जा हमेशा निष्कासित होती है, बी ऑप्शन है अभिक्रियक बन सकते हैं, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सक्रियत संकुल के दौरान क्या होता है कि एक सक्रियत संकुल में विघटन के दौरान ऊर्जा हमेशा निष्कासित होती है। एक सक्रियत संकुल के विघटन के दौरान ऊर्जा हमेशा निष्कासित होती है, बी अभिक्रियक बन सकते हैं, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सक्रियत संकुल जब बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इंग्लिश में इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो इसके दौरान ऊर्जा हम निष्कासित होगी, ओके, और दूसरा अभिक्रियक बन सकते हैं। सो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, आंसर होगा इसका सी, ए और बी दोनों सही है। अब हम लोग 10th क्वेश्चन, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो ए ऑप्शन है उत्पाद के साम्यावस्था
सांद्रण को बढ़ाता है, सांद्रण को बढ़ाता है। बी है प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक, प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। सी ऑप्शन है साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। और डी ऑप्शन है प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है, प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। तो बच्चों हमेशा उत्प्रेरक क्या करता है कि इक्विलिब्रियम प्राप्त करने में जो समय लगता है उसको कम कर देता है। उत्प्रेरक सी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब साम अवस्था को प्राप्त करने में समय को कम कर देता है उत्प्रेरक। 11th क्वेश्चन है, एक शून्य कोटि अभिक्रिया A प्लस बी से C प्राप्त होता है के लिए दर है A दर बराबर के A के पावर 0 B के पावर 0, B है दर बराबर के A के पावर -1 B के पावर 0, C आपका दर बराबर के A के पावर 0 और B के पावर है 1। डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया जो है घातांक का योग शून्य के बराबर होना चाहिए, तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही जवाब होगा। अब है प्रथम कोटि अभिक्रिया के टी हाफ का मान होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए A T1/2 समानुपाती हाफ लाइफ पीरियड सीधे सांद्रण के समानुपाती, B है हाफ लाइफ पीरियड व्युत्क्रमानुपाती 1/A, C है आपका 1/A है, ये 1/A, C है आपका T हाफ समानुपाती A का स्क्वायर, D है T हाफ 1/A का स्क्वायर। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो बात है वो हो जाएगा आपका कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इसको कीजिएगा, शून्य कोटि, यहां पर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा टी हाफ सीधे समानुपाती A। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ये इक्वेशन होगा। 13 है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का
मान होता है, होता है। ए ऑप्शन इज 0.6 अपॉन के, बी ऑप्शन इज 0.693 बाई के, सी ऑप्शन इज 0.683 बाई के, डी ऑप्शन इज आपका 0.10 बाई के। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान जो होता है बच्चों 0.693 बाई के जहां पर वेग स्थिरांक है। तो 13th क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब तक हम लोग 13 एमसीक्यू रासायनिक बल गतिकी से सॉल्व किए। अब कुछ और प्रश्न रह गए हैं, उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। आर्द्रता की वजह से तो बच्चों 14th क्वेश्चन है, क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। ए ऑप्शन है समय इनवर्स, बी ऑप्शन है मोल पर लीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, डी ऑप्शन है इनमें कोई नहीं, कोई नहीं। तो बच्चों समय इनवर्स, टाइम इनवर्स जो होगा वो प्रथम कोटि, सेकंड रहेगा तो सेकंड इनवर्स, मिनट रहेगा मिनट इनवर्स। अगर सेकंड इनवर्स है तो ये प्रथम कोटि है, समय में मिनट इनवर्स है तो प्रथम कोटि है, आवर इनवर्स है तो प्रथम कोटि है, डे इनवर्स है तो प्रथम कोटि है, दिन इनवर्स मतलब कि साल लिख के ऐसे भी दे तो समझिए यूनिट में तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यूनिट होता है समय इनवर्स, मतलब जो भी यूनिट हो समय इनवर्स। अब 15th क्वेश्चन है रासायनिक बल गतिकी के, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर की इकाई अभिक्रिया की दर की इकाई के समान है, अभिक्रिया की कोटि है, देखिए वेग स्थिरांक के जो हो जाएगा के रेट, वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी के,
मतलब अगर इसके समान वेग स्थिरांक की इकाई हो गई तो समझिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो गई, आपके अभिक्रिया की दर की इकाई समान हो जाती है उस जब शून्य कोटि का अभिक्रिया होता है तब। तो इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे आपके ए, इसमें क्या हो जाएगा, ए हो गया ऑप्शन द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि। बी ऑप्शन है प्रथम कोटि, प्रथम कोटि। सी ऑप्शन है शून्य कोटि। डी ऑप्शन हो गया कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं या तृतीय कोटि कुछ भी नहीं। तो बच्चों जब भी देखेंगे कि वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया दर की इकाई के बराबर हो जाती है तो इस केस में अभिक्रिया आपकी शून्य कोटि की होती है, ये शून्य कोटि। 16th क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस सूर्य के प्रकाश, यहां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है, कोटि है। ए ऑप्शन इज 3, बी ऑप्शन इज 2, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन 0। अब किसी अभिक्रिया, 17th क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर दिया गया है आपको k, a के पावर 2 एंड दिस इज b। तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। ए ऑप्शन दिया गया है 2, बी है 3, सी है 0, डी है 1। तो बच्चों इसमें अभिक्रिया की कोटि प्राप्त करने के लिए यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 + 1 आप जोड़ देंगे। अगर कुछ नहीं दिया है तो वहां 1 समझेंगे, तो यहां पर 1 है तो 2 + दिस पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3। अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 18th क्वेश्चन, अभिक्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लैटिनम के सरफेस पर डिकम्पोज होता है, गिव्स H2O प्लस ऑक्सीजन, इस तरह से। के लिए दर स्थिरांक की इकाई, के लिए दर स्थिरांक की इकाई, के लिए दर स्थिरांक की इकाई है। ए ऑप्शन है आपका सेकेंड इनवर्स, बी ऑप्शन है आपका लीटर स्क्वायर मोल सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है आपका लीटर पर मोल पर सेकेंड इनवर्स, डी ऑप्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो कोई भी कोटि हो बच्चों, सेकेंड इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, चाहे 1 कोटि 2 कोटि, ये हमेशा सेकेंड इनवर्स ही रहेगा। समय देखिए, सब में जहाँ समय सेकेंड इनवर्स ही रहेगा। सेकेंड इनवर्स 2 है तो समझिए कि गलत। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये H2O2, इसका प्लेटिनम के सरफेस पर डिकम्पोजिशन होता है प्रथम रासायनिक गतिकी का
इक्वेशन का फॉलो करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, समय इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई है समय इनवर्स। तो समय मतलब सेकंड हो, मिनट हो, दिन हो, साल हो, महीना हो। तो ये हो गया ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, अच्छा 19th क्वेश्चन है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। ए ऑप्शन है, ए परमाणु भार पर, जो कि परमाणु भार, इसको एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। बी समतुल्य भार। सी सक्रियन अनुभार, पहले लिखें अनुभार। डी सक्रियन एक्टिव मास, सक्रिय भार, इसको एक्टिव मास बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी वस्तु अभिक्रिया करने का दर निर्भर करता है सक्रिय भार पर, मतलब एक्टिव मास, दिस इज एक्टिव मास पर डिपेंड करेगा। अब हम लोग प्रश्नों को 19th क्वेश्चन और 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है रासायनिक गतिकी से, चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए प्रश्नों को। प्रश्न बहुत ही हेल्प करेंगे आपको एग्जाम्स में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब प्रश्न है 20th, 20वां प्रश्न है, nवें कोटि, 20th क्वेश्चन है, nवें कोटि मतलब nth ऑर्डर, nवें कोटि की अभिक्रिया के लिए nवें कोटि की अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई है, गति स्थिरांक की इकाई है। ए ऑप्शन है मोल लीटर, मोल 1-n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। बी ऑप्शन हो गया मोल n-1 लीटर 1-n सेकेंड इनवर्स। सी हो गया मोल n-1 लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। डी ऑप्शन है मोल हो गया n लीटर 1-n सेकेंड इनवर्स। ओके, तो बच्चों गति स्थिरांक किसी भी ऑर्डर के लिए होता है सांद्रण, पहले याद रखिएगा सांद्रण, और सांद्रण के पावर 1-n और सेकेंड हमेशा इनवर्स। सांद्रण क्या होता है, मोल पर लीटर, तो क्या हो जाएगा 1-n सेकेंड इनवर्स।
सांद्रण के जगह पर, तो क्या हो जाएगा, ये मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1 हो गया, और सेकेंड इनवर्स ये हो गया। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इसके लिए ए ऑप्शन सही है। nवें कोटि के अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई ये हो जाएगी। सांद्रण की जगह पर सांद्रण 1 माइनस एन, सेकेंड इनवर्स, सांद्रण की जगह पर इतना रखेंगे और रखने के बाद ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसी शून्य कोटि अभिक्रिया को, किसी शून्य कोटि अभिक्रिया, किसी शून्य कोटि अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा हुआ समय, ए इंटू के, बी ए मतलब सांद्रण अपॉन के, सी 2k a बाई के, और डी 2k बाई ए। ओके, तो बच्चों यहां जो समीकरण है a बाई के, ये राइट आंसर है, सांद्रण बाई के। 22 क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K1 तथा अर्ध जीवन काल T½ में संबंध है, ए T1/2 0.693 बाई के, बी ऑप्शन है T1/2 बराबर K1/693, ये हो गया, और सी K1 इक्वल टू T1/2 बाई 0.693, और डी T1/2 बराबर T1। तो अर्ध जीवन काल और वेग स्थिरांक में संबंध ये होता है बच्चों T½ पढ़े होंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.3693 अपॉन के, तो ये किसके तरह, ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब और दो क्वेश्चन रह गए, 24 क्वेश्चन ही, चलिए अब 23 क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की प्रयास करेंगे। अब वीडियो के अंत तक बने रहिए, अच्छे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है। 23 क्वेश्चन नंबर इज 23। इसमें कौन शून्य कोटि
अभिक्रिया को दर्शाता है। ओ कौन शून्य कोटि अभिक्रिया को शून्य कोटि अभिक्रिया को दर्शाता है। ये है आपका ग्राफ इस तरह से, इधर रखते हैं हम लोग सांद्रण ए और इधर है टाइम, और ये ग्राफ जो है ऐसे, ए ग्राफ ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन इसी तरह से है, और ये ग्राफ इस तरह से है, इधर समय है और इधर सांद्रण ए को प्लॉट किया गया है सांद्रण को, और तीसरा ग्राफ है इस तरह से, इस तरह से, और इधर टी, इधर सांद्रण ए को रखा गया, और फोर्थ ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, और फोर्थ ग्राफ है टाइम है इधर, सांद्रण ए इधर, ऐसे इसको बढ़ते हुए सांद्रण को दर्शाया गया, और ये ग्राफ इस तरह से ऐसे। तो ये डी ऑप्शन। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ग्राफ जो है वो शून्य कोटि के लिए दर्शाएगा? तो बच्चों सी, स्ट्रेट ये इस तरह से शुरू। अब 17th क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है यदि dx by dt इज इक्वल टू k और हाइड्रोजन आयन सांद्रण के पावर n, जब pH 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है। प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है तो प्रतिक्रिया की कोटि होगी A1, B हो गया 2, C हो गया 3, D हो गया 0। तो ऑप्शन इज 2 सेकेंड ऑर्डर होगा। जब pH 2 से 1 के तरफ आएगा और रिएक्शन रेट इस तरह से दिया हुआ है, तो pH 2 से 1 करने पर कितना हो गया? प्रतिक्रिया की कोटि 2 हो जाएगी। तो बच्चों ये चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अब तक हम लोग 24 को वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़े रासायनिक बल गतिकी में, और अगले चैप्टर्स जो है पृष्ठ रसायन, उसमें अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तब तक बच्चों आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।